आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल तो बज ही चुका है और आज पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए नामांकन भी कर दिया है। डिजिटल माध्यम से ये नामांकन हुआ है। ये तस्वीरें हरिद्वार से हैं जब नामांकन के बाद बीजेपी ऑफिस में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए थे। उसके साथ ही अल्मोड़ा से प्रत्याशी पूर्व सांसद अजय टम्टा ने भी नामांकन किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनके साथ रोड शो में भी प्रतिभाग किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे और चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटी हुई है और इसी के तहत 7,000 नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे और 85 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेकर चुनावी अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो 7,000 नुक्कड़ नाटकों के जरिए प्रदेश में समा बांधा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और 85 वर्ष से अधिक के जो वृद्धजन हैं उनका आशीर्वाद चुनावी अभियान में शुरू करने से पहले आशीर्वाद लिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत बार के वोटर्स हैं जिन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही तमाम अभियान भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं। कल भी एक बहुत बड़ी जनसभा या रैली कह सकते हैं हरिद्वार में होनी है, जिसमें बूथ स्तर तक के 50,000 कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। हर समाज के लोग उस रैली में पहुंचेंगे और इसके साथ ही हरिद्वार में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में माहौल करने का पूरा प्रयास रहेगा और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी भाजपा का कह सकते हैं। और आज अल्मोड़ा में भी नामांकन के दौरान देखा हमने किस तरह से बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया और भव्य रोड शो निकाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ में मौजूद रहे। आगामी चुनावी किला कितना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का और इसको भेदने के लिए विपक्ष के पास उसके तर्कश में कितने तीर हैं, यही आज की चर्चा का विषय रहेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। वर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। देवचंद उत्तराखंडी जी यूकेडी के प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल के। उत्तराखंडी जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर पंकज पैनोली हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पैनोली जी बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की प्रवक्ता यूथ कांग्रेस की आरोसी सुंदरियाल का फिलहाल इंतजार है, वो जल्द ही स्टूडियो में पहुंचने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं देवचंद उत्तराखंडी जी आप ही के पास आऊँगा, क्योंकि आप सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आए। उत्तराखंडी जी क्या कुछ लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए और 2 का नामांकन भी हो गया है। बीजेपी पूरी तरह से उत्साह से लबरेज भी है और कल ही राज्य सरकार के कार्यकाल का 2 साल भी पूरा हो रहा है। किस रूप में भारतीय जनता पार्टी को इसकी वर्तमान स्थिति को अभी आप देखते हैं, यूकेडी कैसे देखती है? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी थी और अभी उसके साथ ही जो है प्रदेश में रूलिंग पार्टी है। तो निसंदेह इन्होंने जो सरकारी तंत्र को यूज करते हुए जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। पर जहाँ तक हम बात करते हैं कि इन्होंने कहीं जगह पर सेटिंग गेटिंग का फॉर्मूला अपनाया है, लेकिन वहीं 2 जगह इन्होंने प्रत्याशी चेंज किए हैं। और पौड़ी में जो इन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, जो बलूनी जी हैं, बलूनी जी एक तरफ से उत्तराखंड के टाइटल रखते हैं, उत्तराखंड में पौड़ी से जन्म रखते हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता के लिए वो पैराट्रूपर हैं। वो बाहर से एक ड्रॉपिंग वाले हैं। उन्होंने आज तक पौड़ी का कोई भी ऐसा इलाका उनको अगर पूछने उनको नहीं मालूम है। दूसरी बात, पौड़ी की जनता के लिए उन्होंने क्या किया ये भी पौड़ी की जनता अच्छी तरह से जानती है। एक पौड़ी के रहते हुए उन्हीं के नाक के नीचे हम यूँ कहें कि अंकिता भंडारी वाला इतना बड़ा कांड होता है और वो 2 शब्द भी नहीं कहते हैं। ये सारी पीड़ा जनता के बीच में है। बाकी हमारे उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने 4 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे हैं वो इसी सोच के साथ उतारे हैं, इन्हीं जज्बों के साथ उतारे हैं। और ख़ास तौर पर पौड़ी से जो हमारे प्रत्याशी हैं वो एक अच्छे वकील हैं, एक अच्छे पत्रकार हैं और एक अच्छे समाज सेवी भी हैं। साथ ही साथ हरिद्वार से भी हमारे पास एक अच्छे किसान नेता हैं और खेती बाड़ी से उठकर वो भी राजनीति में आए हैं। आज जिनको हमने टिहरी लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं, हालांकि वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन उनको हमारे उत्तराखंड क्रांति दल का संपूर्ण बहुमत, उनको हमने पूर्ण समर्थन उनको दिया हुआ है। और आज उनका जब नॉमिनेशन हुआ है तो मैं समझता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी जो उन्हें देख रही होगी, उनकी आंखें खुल रही होंगी कि इसी प्रकार आने वाले टाइम में पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल में भी ये हजूम होगा। तब उनको समझ में आएगी कि वो जितना भी 7,000 करे या 8,000 नुक्कड़ करें तो वो कहाँ पर रहेंगे। नुक्कड़ करना बड़ी आसान बात है, क्योंकि मैं वही अभी दोबारा बता रहा हूँ कि शासन प्रशासन उनके पक्ष में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास में जो ये चुनावी चंदा के नाम पर जो करोड़ों रुपया उनके पास आया है, उसको उनको उन्होंने इधर उधर करना ही है। तो इस प्रकार वो सारा कुछ सत्ता में जो बैठ करके सारा जो इस प्रकार का जो दमनकारी और उसको और भ्रष्टाचारी, उसके बाद चुनाव में भी छल बल की जो नीति अपना रहे हैं, उसको अगर वो छोड़ दें तो हमें नहीं लगता है कि बीजेपी कहीं पर स्टैंड कर पाएगी। मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी वकील हैं, जितने भी ये लोग लॉयर हैं, इन लोगों ने ईवीएम मशीन हटाने की बात करी है, अगर 1% अगर इनके दिल में ये बात आती है कि वास्तव में निष्पक्ष चुनाव होना है, ईवीएम मशीन हटा दें, तो आप खुद इसका अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी का किस में जाएगी, कहां हाशिए पर खड़ी हो सकती है। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बीजेपी का ये माहौल रहा है कि अभी वो जो बता रहे हैं, आपके चैनल से भी पता चल रहा है और आपने जो आज का विषय रखा है कि साधु संतों को पंडा लोगों को जोड़ेंगे, बुद्धिजीवियों को जोड़ेंगे, शिक्षक वर्ग को जोड़ेंगे। ये भूल रहे हैं कि हमने शिक्षक वर्ग जो अभी नौकरशाही वर्ग को प्रताड़ित किया है, बेरोजगार जो युवा शक्ति है उनको प्रताड़ित किया है, मातृ शक्ति जो नारी शक्ति है उनको प्रताड़ित किया है। आपने जो है साधु संतों को राम मंदिर निर्माण उसके प्राण प्रतिष्ठा में उनको तक बुलाया तक नहीं है, तो आप किस मुंह से उनके पास जाएंगे। पर ठीक है, प्रलोभन की आपकी नीति होगी तो आ भी सकते हैं। फिर आप किनको बुद्धिजीवी समझते हैं, मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि जो आपके जो अध्यक्ष हैं इसमें, जो हमारे उत्तराखंड में जो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बुद्धिजीवियों को बताते हैं कि मायावादी बताते हैं, जो लड़के उसके लिए अपने बेरोजगारी के लिए, मूल निवास के लिए, भू कानून के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनको आप मायावादी बोलते हैं। शायद इसी प्रकार के बुद्धिजीवी आपके पास हो सकते हैं, मैं ये मान सकता हूं। नहीं तो मैं अब ये समझ सकता कि इसके अलावा इनके पास बुद्धिजीवी कौन से लोग रह जाते हैं। वृद्धों के लिए आपने क्या किया है, अब कहां से आपको याद आ रही है। किसानों को आपने प्रताड़ित किया है, सबको आपने, और फिर बोलते हैं हम किसानों को खेल कूद में आपने खिलाड़ियों को आपने प्रताड़ना दी है। ये लोग भूले नहीं होंगे कि हमारी जो विश्व लेवल में जो पहलवानें थी, उनके साथ आप लोगों ने क्या किया, क्या न्याय किया, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हम खिलाड़ियों को साथ लाएंगे। बड़ी विडंबना है कि आप एक बार उनको जो है प्रताड़ित करते हैं और फिर उसके बाद उनको जो है मनाने फुसलाने की कोशिश अगर करते हैं, पर मैं नहीं समझता वो आपके झांसे में आएंगे और आपको इस चुनाव में जरूर सबक सिखाएंगे। ये मेरा पक्का मानना है और ये होगा, ये आने वाले कुछ दिन में आपको स्पष्ट हो जाएगा। संजीव वर्मा जी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के आप स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं और आपका जो बयान है वो ऑफिशियली पार्टी का बयान समझा जाएगा। क्या कुछ कहना है, 5 लाख वोटों का अंतर आपने रखा है जीत का, क्या लग रहा है कितना, किस हद तक भारतीय जनता पार्टी उसे अचीव कर पाएगी? और बीजेपी इस बार उसका कंपटीशन खुद बीजेपी से है, जैसा कि आप लोग खुद कहते हैं, ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? वर्मा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना लक्ष्य रखा है 400 पार का, हम 400 पार अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से सफल होंगे। देखिए, आज एक बहस छिड़ गई है आम जनता के बीच में कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो लक्ष्य रखा 400 पार का, वो 390 रहेगा, 400 रहेगा, 440 रहेगा, 450 रहेगा। यानी कि हर व्यक्ति ने, एक आम जन ने अपने मन में ये तो सोच ही लिया है और एक तरह से एक फाइनलाइज कर लिया है कि तीसरी बार पुनः मोदी सरकार आ रही है। लेकिन वो नंबर हम कितने ज्यादा लाएंगे, उस बात के ऊपर आम जनता के अंदर एक ये बहस का मुद्दा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक लक्ष्य रखा है, प्रत्येक लोकसभा में हम 5 लाख के मतों से हमारी विजय हो, तो 75% हम जो प्रत्येक लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान कराने का हमारा लक्ष्य है, उसके लिए हमारा जितना जो भी कार्यकर्ता है पूरी तन्मयता से, पूरी शिद्दत से, पूरी शक्ति के साथ जुट गया है। चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो, जिला स्तर का हो, मंडल स्तर का हो,
बूथ स्तर का हो चाहे पन्ना प्रमुख हो, पूरी जितना भी हमारा सिस्टम है पूरा का पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। पूरा सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक कार्यक्रम बनाया है कि हम प्रदेश भर की 5 लोकसभा सीटों पर 7,000 नुक्कड़ सभाएं करेंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे। तो ऐसे में हमारे जो भी वरिष्ठ नेतृत्व है, हमारे जितने भी मंत्री हैं, हमारे जितने भी संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, उनके सहित तमाम बूथ स्तर तक हम लोग जन जन तक पहुंचने का हमारा कार्यक्रम है। और हम केंद्र सरकार की जितनी भी जन उपयोगी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। जो हमारी यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें 150 लाख करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम यहाँ पर चल रहे हैं, जो गतिमान हैं, उनके बारे में हम जन जन को बताएंगे। हम जन जन तक ये भी संदेश देने का कार्य करेंगे कि जो 18 वर्ष से जिसकी आयु इस समय हो रही है और जो पहली बार मतदान करेगा, वो विकास के लिए मेरा पहला वोट मोदी जी को। तो इस तरह का चाहे हम वकीलों की बात करें, चाहे डॉक्टर्स की बात करें, सीए की बात करें, रेडी पटरी वालों की बात करें, चाहे तमाम जितने हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चाहे हमारा, हम किसी भी वर्ग को छोड़ने वाले नहीं। हम हर वर्ग के बीच में जाएंगे। हम हर वर्ग के बीच में अपने केंद्र की, राज्य की तमाम योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में हम उसका उल्लेख करेंगे। और जिस प्रकार से अभी कल 2 वर्ष हमारे राज्य सरकार को, माननीय धामी जी की सरकार को पूर्ण होने वाले हैं, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने उत्तराखंड को नंबर 1 की स्थिति में आज लाकर खड़ा किया है, उनके योगदान को, उनके द्वारा किए गए दृढ़ इच्छा शक्ति का जो उन्होंने परिचय दिया है, चाहे सबसे पहली बात रोजगार की, सरकारी नौकरियां, 6,635 सरकारी भर्तियां 2 साल के अंदर करने का जो एक काम हुआ है, और 8,099 भर्तियों पर जो लगातार जो परीक्षाएं अभी गतिमान हैं, उन, और सबसे बड़ी चीज है, ये सभी जो परीक्षाएं पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुई हैं। पारदर्शी इस तरीके से हुई हैं कि हम जो नकल विरोधी कानून माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, जिससे युवाओं के अंदर विश्वास जागृत हुआ है, एक आत्मविश्वास का भाव हुआ है। और रोहित जी, सबसे बड़ी चीज क्या है, आज जो हमारा होनहार युवा है वो 3-3, 4-4 परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहा है। तो और पूरी तरह से उत्तराखंड नकल माफियाओं से मुक्त हुआ है, और उसका पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। उनकी दृढ़ सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति को जाता है। एक मिनट सर, यूसीसी लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, और अब अन्य जितने भी राज्य यूसीसी को लाएंगे, तो मैं सोचता हूं हम एक रोल मॉडल की भूमिका उसमें अदा करेंगे। और मैं सोचता हूं जिस तरह से 30% क्षैतिज आरक्षण मातृशक्ति को देने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य, 10% आंदोलनकारियों को आरक्षण देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, 4% खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। और जिस तरह से उत्तराखंड केवल और केवल एक ऐसा राज्य है जहां पर रहने वाला हर एक व्यक्ति अटल आयुष्मान के 5 लाख के जो हमारा कवर है उससे आच्छादित है। चलिए केवल और केवल संजीव वर्मा जी, वापस भी आऊंगा आपके पास। और डॉक्टर पंकज पैनुली फोन लाइन से सीधे वर्चुअली जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। और आरुषि सुंदरयाल यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आरुषि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंकज पैनुली जी, क्या कुछ लगता है इस बार अगर बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी और तमाम राजनीतिक दलों को हम देखते हैं,
और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन वाली सरकार है, सरकार के कार्यकाल का 2 साल भी पूरा हो रहा है, किस रूप में आप देखते हैं बीजेपी की स्थिति को इस समय? जो बीजेपी की स्थिति आज की डेट पे उत्तराखंड के अंदर है, तो उस हिसाब से बीजेपी जो है अभी तीनों दल जो हैं यूकेडी कांग्रेस और बीजेपी, तो बीजेपी इसमें लीड करते हुए दिख रही है क्योंकि उनके पास अभी 5 के 5 सिटिंग एमपीज हैं और उनका जो विनिंग मार्जिन है, अगर आप उस विनिंग मार्जिन को देखेंगे तो वो बहुत ह्यूज है। अगर मैं टिहरी सीट की बात करूं तो 2,64,000 के अंतर से है, अगर मैं पौड़ी की बात करूं तो 3 लाख के अंतर है, और अगर मैं अल्मोड़ा की बात करूं तो 2,32,000 का अंतर है। अगर आप वोट मार्जिन नैनीताल की बात करें तो 2.5 लाख वोट के अंतर से वहां पे जीते हैं। उसके अलावा अगर हरिद्वार की बात की जाए तो वहां पे भी 2.5 लाख के मार्जिन से ही अभी विनिंग सीट है बीजेपी की। और दूसरी बात क्या है कि जो 2022 के इलेक्शंस हुए हैं, असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा स्थिति चेंज होते हुए नहीं दिखी है। अगर मैं अल्मोड़ा सीट की बात करूं तो वहां पे 9 भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं और 5 कांग्रेस के हैं। हरिद्वार की बात करूं तो 6 भारतीय जनता पार्टी के, 5 कांग्रेस के हैं, 1 इंडिपेंडेंट और 1 बीएसपी का वहां पे जो है एमएलए है। अगर हम पौड़ी लोकसभा की बात करें तो पौड़ी लोकसभा में 13 और 1 का अभी तक अंतर चल रहा था, लेकिन राजेंद्र भंडारी जी के बीजेपी में चले जाने से तो पौड़ी जो लोकसभा है वो कांग्रेस विहीन है, कोई भी एमएलए कांग्रेस का वहां पे नहीं है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का जीत का एक बहुत बड़ा मार्जिन वहां पे हो सकता है। अगर हम टिहरी लोकसभा की बात करें तो 11-2 वहां पे 11 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं और 2 एमएलए कांग्रेस के हैं। तो इन सारी चीजों को और इन स्थितियों को देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी लीडिंग पोजीशन में है, चाहे वो वोट परसेंटेज के मामले में हो 2022 में या फिर सीटों के लिहाज से हो। तो आज की डेट पे अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी अन्य चीजों में भी आगे निकल रही है। देखिए, एक चुनाव जीतने के लिए आपके पास संसाधन, संगठन और चेहरा चाहिए होता है। तो चेहरा, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी का एक चेहरा है जिसको लगातार चुनाव में अपना यूटिलाइज कर रहे हैं और वो उनके लिए स्ट्रैटेजी वो फ्रूटफुल भी है। इसके बनस्पत अगर हम इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा अभी तक नहीं है। राहुल गांधी अपनी इमेज को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक इतना इंप्रूव कर नहीं पाए हैं कि वो मोदी के चेहरे के आगे जो है कांग्रेस का कोई फेस हो। तीसरा, अगर उत्तराखंड में हम बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल की विडंबना ये है कि उसके पास कार्यकर्ता है ही नहीं, उसके पास नेता भी। अभी आपने 5 सीटों पे देखा तो 5 सीट में एक प्रत्याशी को तो उन्होंने समर्थन दे दिया, जबकि ये था कि यूकेडी ज्वाइन करने की बात हुई थी, लेकिन यूकेडी ने फिर समर्थन दे दिया वहां पे। दूसरी बात, अगर हम यूकेडी का वोट परसेंटेज 2022 में देखें तो 1% भी नहीं है, 0.75% है। तो तीसरा कारण यूकेडी का पिछड़ने का है कि यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दों की बात होगी, यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी की बात होगी, यहाँ पे यूएनडीपी की बात होगी, यूएन नेशन की बात होगी और ये डिफेंस की बात होगी, ये लार्जर एस्पेक्ट पे बात होगी। तो यहाँ पे यूकेडी या अन्य दल जो पर्चे भर रहे हैं तो वो तो अभी इस रेस से कोसों दूर है। जहां तक कांग्रेस और बीजेपी की बात है तो बीजेपी लीडिंग एज में है, वो इसलिए कि बीजेपी का संगठन आज से नहीं, अगर आपने नोटिस करा होगा तो 2 साल पहले से ही इस इलेक्शन की तैयारियों में लग गया था। जब अमित शाह जी का दौरा, हरिद्वार का दौरा अमित शाह का हुआ था तो उस टाइम से वो इलेक्शन की कैंपेनिंग पर लग गए थे। जहां अभी कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस की जो स्टेट लीडरशिप है, चाहे वो हरीश रावत जी हो, चाहे वो प्रीतम सिंह जी हो, चाहे वो हरक सिंह रावत हो, और क्योंकि प्रीतम सिंह जी ने टिहरी से लड़ने से मना कर दिया, टिहरी में जिनको टिकट दिया गया है वो 10-12 सालों से अभी राजनीति से दूर हैं, उनका कोई इतना बड़ा राजनीतिक कद भी नहीं है। वो केवल एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष टिहरी वो जरूर रहे हैं,
लेकिन उससे ज्यादा उनका मसूरी वाले एरिया से आगे पीछे विधायक भी उनका रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। हाँ, विधायक भी रहे हैं, लेकिन उनका उस मसूरी की विधानसभा, वही मैं कह रहा था, मसूरी विधानसभा से ऊपर आगे उनका जो है कद नहीं है। जी। बात करें हम पौड़ी की, तो ये सीट फंसती हुई नजर आ रही है, जहां पे जो अनिल बलूनी जी और गणेश गोदियाल जी के बीच में जो मुकाबला है, वहां पे कांग्रेस कुछ फाइट देते हुए या लड़ाई में अभी दिख रही है। बाकी इसके अल्मोड़ा की अगर हम बात करें, जहां पे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, तो उसमें दो चीजें हैं। जो कांग्रेस के प्रत्याशी की छवि है वो बहुत ज्यादा मृदुभाषी नहीं है, बहुत ज्यादा मेलजोल वाली नहीं है, जबकि अपोजिट जो उनके हैं तो वो उनकी जो इमेज है वो दूसरी है। कांग्रेस के प्रत्याशी की इमेज इंटेलेक्ट और इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी की है, ज्यादा मेल जोल वालों की नहीं है, तो इसलिए वहां पे भी बीजेपी एक एज ले रही है। देखना है नैनीताल और हरिद्वार में अगर हरीश रावत लड़ते हैं, अभी तो कयास लगाई जा रही है, अगर हरीश रावत लड़ते हैं, हालांकि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अगर पार्टी हाईकमांड उनको बोले अगर लड़ते हैं तो कुछ फाइट वहां पे हो सकती है। अदरवाइज कांग्रेस अभी लड़ते हुए दिख नहीं रही है, सिवाय पौड़ी लोकसभा के। चलिए, पौड़ी लोकसभा में जरूर कांग्रेस का स्किन इन द गेम है, वहां पे जरूर कांग्रेस अभी थोड़ी ग्राउंड गेन करने की कोशिश कर रही है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। वहीं पे संगठन की बात करें तो संगठन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लामबंद कर रही है अपना, और जिस तरीके से अन्य दलों के लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने दल में शामिल कर रही है, तो ये देखिए ना कि पौड़ी विधानसभा कांग्रेस विहीन हो गई, एक भी एमएलए कांग्रेस का नहीं। टिहरी विधानसभा की बात हम करें पंकज तो जी, आरुषि जी से ही जवाब ले लेते हैं। आरुषि जी, एक नेगेटिव मैसेज बहुत ज़्यादा गया है, और ऐसा लगता भी है कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, छोड़ के कांग्रेस को बीजेपी में जा रहे हैं। ये एक नेगेटिव इमेज पार्टी की जो है जनता के बीच में गई है। इसको कैसे, इसका डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? इसका खामियाजा तो नहीं चुनाव में भुगतना पड़ेगा? देखिए, इस समय पर बीजेपी जो है धन बल से प्रयास कर रही है कि कांग्रेस पार्टी को जो भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन लोगों ने पूरा प्रयास किया हुआ है कि सरकारी जितने भी तरीके हैं, चाहे वो आप इनकम टैक्स का ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके से अकाउंट फ्रीज करवा रखे हैं। आप देखिए, किसी भी पार्टी के लिए चुनाव में जो है पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मैटर करता है, और ऐसे समय पर खास तौर से मौका देख करके कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज करा देना, वो भी गलत रीजन से 115 करोड़ टैक्स जो है भरने के बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कराए गए हैं, तो बहुत ही गलत तरीका है। अगर आप देखें इस तरीके को कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। जिस तरीके से भाजपा जनता पार्टी ये चाहती है कि चुनाव ही ना हो, ऑपोजिशन को खत्म कर दें, ऑपोजिशन के जितने लीडर्स हैं उन्हें खत्म कर दें, तो इस तरीके से तो चुनाव आप कराइए ही मत। जिस तरीके से आप कर रहे हैं, कभी आप ईवीएम को भी हैक कर लेते हैं, कभी आप जो है ये पूरा प्रयास आपका रहता है कि हम जो है ऑपोजिशन को पूरा खत्म ही कर दें, तो इस तरीके से तो चुनाव आने वाले समय में मुझे लगता है होंगे ही नहीं। जिस तरीके का माहौल इस समय देश में नजर आ रहा है, विपक्ष के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, पद में रहते हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया है, तो बहुत बड़ी बात है। और खास तौर से जब चुनाव बिल्कुल सर पर है, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस तरीके से विपक्ष पे हमले किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को आए दिन ईडी के सम्मन आ रहे हैं, कभी इनकम टैक्स के सम्मन आ रहे हैं, तरह तरह के जो है ये क्या है, ये सिर्फ तरीके हैं परेशान करने के और लोगों पे प्रेशराइज करके। मुझे लगता है ज्यादातर अगर आप देखें, आप अगर किसी भी नेता का जो बीजेपी में गया है उसका डेटा देखें, जितने स्ट्रांग नेता कांग्रेस में हैं उनको किसी न किसी तरीके से नोटिस भेज के, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर, उनके ऊपर तरह तरह का प्रेशर बनाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं वो मजबूरी में जा रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है वापस भी आए, लेकिन इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी जो है खेल खेल रही है। देखिए, इनका अगर आप जो एड स्पेंड है उस पर जाएं तो इतना खर्चा ये लोग चुनाव पर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो विपक्ष की पार्टी है उसका आप अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं।
तो कितना अनफेयर है, साफ नजर आ रहा है किस तरीके से जो ये चुनाव होने वाला है वो स्टार्टिंग से ही जो है अनफेयर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक तरफ जो है ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं, अब तो काफी एविडेंस सामने आ चुके हैं, काफी ऐसे वीडियोस आप देख पा रहे होंगे इंटरनेट पे जब जो आपको साफ साफ दिखा रहे हैं कि ईवीएम को आज की तारीख में हैक करना पॉसिबल हो चुका है। एक तरफ ईवीएम और दूसरी तरफ आप एडवर्टाइजमेंट, इतना फेक एडवर्टाइजमेंट आपका चल रहा है, इतना जितना जो रियलिटी है, रियलिटी ये है कि जनता परेशान है, लेकिन जनता को दिखाया क्या जा रहा है कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, देश में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जबकि रियलिटी ये है कि इनकम लोगों की कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोग जो हैं आर्थिक रूप से डूबते चले जा रहे हैं। लेकिन ये रियलिटी ना देख के लोग वो रियलिटी देख रहे हैं जो उन्हें दिखाई जा रही है, जो पब्लिश किया जा रहा है। अब देखिए जी न्यूज का ये जो है 84,000 करोड़ का लोन जी न्यूज ने लिया और उसके बाद में वो लोन माफ हो गया, सिर्फ 1,500 करोड़ उनका लोन रह गया। तो इस तरीके से क्या होता है, मीडिया को भी आप अपना एक तरीके से प्रेशराइज हो गया ना, एक तरह से मीडिया भी इतना पैसा जिसका लोन माफ हो जाएगा उसके बाद वो किसका गुण गाएगा। मोदी जी के साथ वो नजर आते हैं सीधे सीधे तौर पे हर तरीके से, चाहे मीडिया को अपना हाईजैक करके हो, चाहे सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट फेक चलाकर हो, हर तरीके से बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मोटिव है, देश चाहे बर्बाद हो जाए लेकिन उनको चुनाव जीतना है। तो ये बीजेपी का, और हर गलत तरीके से वो चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जनता को अब नजर आएगा। ठीक है, बिल्कुल नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मली एक जो पब्लिक है उससे पूछें तो महंगाई से सब लोग परेशान है, बेरोजगारी से सब लोग परेशान है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आरुषि जी। जनता अपनी समस्याएं उनसे जूझ रही है, संजीव वर्मा जी, उसके बाद भी आप विपक्ष को प्रेशराइज कर रहे हैं, बीजेपी विपक्ष को प्रेशराइज कर रही है, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन एक ना एक दिन वही नेता वापस जरूर आएंगे, ये एलिगेशन है। सुने आपने आरुषि ने क्या कहा। रोहित जी, अपनी छोटी बहन से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप इस बात का बाद में जवाब दे सकती हैं कि आप अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले का समर्थन करती हैं? क्या जो व्यक्ति कोई अपना इनकम टैक्स पे ना करे उसको ऐसा करना चाहिए, उसके भी आप समर्थक हैं? अगर इनकम टैक्स की जहां तक बात आप कर रहे हो तो पूरा डिटेल पे जाइए ना। आरुषि जी, कितना इनकम टैक्स भरा जा चुका है? आप 106% आरुषि जी, अब मैंने कहा आप अपने समय पे जवाब दीजिए, मैं बीच में बिल्कुल नहीं इंटरप्ट करूंगा, आपसे भी अपेक्षा आप इंटरप्ट ना करें। आप शराब आपने पूछा तभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने नहीं, कहा कि जो है कोई इनकम टैक्स की जो बात है, अरे कोई 106% बात किसी नहीं आम ना। आदमी पे इस तरीके से इनकम टैक्स का प्रेशर बनाए। देखिए इस तरीके से इनकम टैक्स को आप वसूली का तरीका मत बताइए ना। इनकम टैक्स वसूली का तरीका होता है क्या? इनकम टैक्स वसूली का तरीका होता है क्या? आपको किसी के ऊपर विश्वास है क्या? आपको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, आपको निर्वाचन आयोग पर विश्वास नहीं, आपको ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं। आप कर्नाटका में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, ईवीएम कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरीके से इनकम टैक्स भरने के बावजूद 106% आप जो है पेनल्टी किस हिसाब से लगा रहे हैं, वो समझ से बाहर है। इनकम टैक्स आपने इनकम टैक्स विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ ना, आपके समय पे जिस समय यूपीए की सरकार थी उस समय भी इनकम टैक्स का ये मामला सामने आया था, लेकिन उस समय आपकी सरकार थी, आपने तानाशाही के चलते आपने तानाशाही के चलते इनकम टैक्स की तमाम प्रक्रिया को रोके रखा। आप देश के पूरे सिस्टम से ऊपर हैं, कांग्रेस पार्टी देश के सभी सिस्टम से ऊपर है। आपके लिए अलग कानून बनेगा, आपके लिए अलग संविधान बनाया जाएगा, आप कोई भी अपराध करेंगे आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। केजरीवाल 400 करोड़ का घोटाला करे और उसे गिरफ्तार ना करें, आप उसकी समर्थक हैं। आप तमाम अपराधियों के पीछे खड़े हो जाते हैं। आप कांग्रेस पार्टी बोफोर्स का दलाली करती है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोफोर्स की दलाली करते हैं।
आप ये आपके चुनाव के मामा टाइम और पर कर रहे हैं। जीजा, आपके मामा कतरोची आप जानबूझ हथियारों के की ये सब दलाली चुनाव करते जब हैं सर पर है, और उस समय आपका पर कर गांधी रहे हैं। परिवार जानबूझ उनका कर कर रहे हैं संरक्षण आप। करता है, आप आप सिर्फ उसके चुनाव पीछे को खड़े हो खारिज करने जाते के लिए हैं। ये सब कर रहे हैं। जो पशुओं का चारा खा जाते हैं, आप उनके साथ खड़े आप- होते हैं। आप देखिए आप क्या बताइए कर ना, रहे हैं। आप देखिए, आपके आपके आप वीडियो मामा, का इतना लोन माफ आपके कर मामा देते। तमाम आप किसानों वीडियो का की, लोन माफ कर देते। आपके मामा आप उसके तमाम बाद किसानों का लोन आप माफ की नहीं कर जमीनों पाते। के ऊपर हमला करते हैं, तमाम किसानों की जी न्यूज़ जमीनें का हथियाने का काम 69,000 करते हैं, करोड़ आपने माफ आप कर उनके दिया। साथ खड़े हो जाते किसानों का हैं, पैसा माफ आप नहीं उनके कर साथ सकते। खड़े हो जाते आप हैं। अनल बहस मत आपकी कीजिए। कमलनाथ की सरकार थी आप कुछ भी बहस मत कीजिए। मध्य चिल्लाने प्रदेश से में, आपकी बात सही साबित नहीं हो रण जाएगी। माफी की बात करी आपकी और बात आपने चिल्लाने से 3 सही रुपए साबित सुन लीजिए, नहीं हो अरुषि जी। जाएगी। आपका जो है आप सुन लीजिए सीधे अरुषि जी, सुन लीजिए फिर बिना जवाब दीजिए। ब्रेक में के बोलेंगी, आपको बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का। बिना ब्रेक के मत बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिए, ठीक है? नहीं, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। आपने क्या बोला उसकी बात का मैंने आपको जवाब दिया है बस। अपनी बारी में जवाब दीजिए ना, अपनी बारी में जवाब दीजिए। आप बोलेंगी, बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। आज 11वें स्थान से लेकर 5वीं अर्थव्यवस्था भारत की हम पहुंचाने में हम सक्षम हुए हैं। रोहित जी, आप आज देखिएगा, जितने यूरोपीय देश हैं, जितनी आप सिर्फ महाशक्तियां बड़े हैं, बिजनेसमैन को जितनी- सपोर्ट कर रहे हैं, जितनी बाकी आपने जो है देश में जो गरीब आदमी है उसको आप जितनी खत्म कर देना चाहते महाशक्तियां हैं। अरुषि चाहे सुन लीजिए, अमेरिका अरुषि हो, सुन लीजिए। चाहे यूके हो, चाहे अन्य, सबकी अस्थिर हो रखी है अर्थव्यवस्था। और जबकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, हम लगातार राइज कर रहे हैं मेक इन इंडिया के माध्यम से। जितने बड़े औद्योगिक घराने हैं, तमाम चाइना को और अन्य देशों को छोड़ छोड़कर भारत में अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर मार्केट मिल रहा है, यहाँ उनको सुविधाएं मिल रही हैं, यहाँ उनको अपने प्रोडक्ट को और अधिक मोटिवेट करने का एक स्थान मिल रहा है। हमारी सरकारें उनके लिए काम कर रही हैं और मैं सोचता हूँ उससे न केवल इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, साथ ही साथ रोजगार जनरेट हो रहे हैं, स्वरोजगार के नए नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा और प्रियंका गांधी के द्वारा जोर शोर से इस बात का नारा लगाया गया था, हमारी सरकार आएगी और 3 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी हम जनरेट करेंगे, 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। आज 1 साल से ऊपर का समय हो गया है, 1 लाख तो बहुत दूर की बात है, 500 नौकरियां भी यदि आपने दी हो तो मैं एक लानत की बात है। और जब प्रियंका गांधी से और वहां के मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने बड़े बेशर्मी से इस बात का जवाब दिया, बोले अरे ये नारे तो चुनाव में अक्सर दिए जाते हैं, 1 लाख नौकरी हम कहां से दे देंगे। अरे आपकी ना जुबान पे विश्वास है, आप अपना आप ही अपनी बातों को काटते हैं। तो और यही एक बड़ा कारण है रोहित जी, अभी 2022 का जो हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ था, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के मुद्दे गिनवा रही थी, एक मिनट टाइम जी, 1 मिनट, विकास के मुद्दे गिनवा रही थी, विकास के जो हमने धरातल पर काम किया उसको जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी, इनके पास ना कोई एजेंडा था, ना कोई विकास का रोड मैप था, और इन्होंने गिनवाया तो क्या गिनवाया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जुम्मे की नमाज, उससे आगे बढ़ते ही नहीं, तो तुष्टीकरण से आगे बढ़ते ही नहीं इनके पास। और आज जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कोई यदि इनसे पूछे कि आपका भविष्य का रोड मैप क्या है, आप क्या करेंगे, तो ये कहेंगे कि हमने तो मोदी को हटाना। अरे भाई, मोदी को आपने हटाने का आपने बीड़ा उठा रखा है, तो जनता ने, पूरे देश की 140 करोड़ जनता ने ये बीड़ा उठा रखा है कि हमने मोदी जी के हाथों को और ज्यादा मजबूत करना है, माननीय मोदी जी को और ज्यादा सशक्त करना है, हमने देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर बहुत तेजी से खड़ा करना है। और आज तक जो ये डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं, न्याय यात्रा करते हैं, और 1 मिनट सर, न्याय यात्रा करते हैं, इनको न्याय देना चाहिए पहले उन सिख भाइयों को जिनका इन्होंने 1984 में नरसंहार किया, इनको न्याय करना चाहिए भोपाल के उन गैस पीड़ितों से जिनकी आंखें छीनने का सबसे बड़ा दोषी कांग्रेस की सरकारें थी, जिन्होंने उसके एमडी को अपने निजी विमान से देश छोड़कर बाहर भगाने का काम किया। और मैं सोचता हूं जितने पाप आपने किए,
जब मलियाना कांड हो, मुरादाबाद कांड हो, जहानाबाद कांड हो, तमाम ठीक है। ऐसे जो ठीक है संजीव जी। जितने दंगे हुए आपके शासनकाल ठीक है में संजीव हुए, जी। आपको उसका उसके जितने दंगा पीड़ित हैं देवचंद- उनको न्याय देवचंद देने की उत्तराखंडी बात जी। करनी चाहिए। देवचंद उत्तराखंडी जी, क्या कुछ कहना है? आप देख रहे हैं दोनों राष्ट्रीय दल हैं, किस प्रकार की सियासत हो रही है। यूकेडी कहाँ आकर अपने आप को? बहुत सुंदर है रोहित जी, ये जो कुछ बातें दबी थी वो भी उठ जाने वाली है। वैसे सब जानते हैं, जनता सब जानती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो भूल जाते हैं ना, उनको याद दिलाने का काम दोनों पार्टियां करती हैं। जहां एक बार वर्मा जी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं बहुत सारे, शायद वो भूल रहे हैं अपने बाद में कि उनके भी कितने कांड हुए हैं। यहाँ पर कांडों की व्यवस्था करने के लिए नहीं आए हम, अभी आज के चुनावों के आगे क्या होना उसकी प्रतिक्रिया के लिए आए हैं। अगर हम पुरानी बातों के इनके मैनिफेस्टो पर जा करके बात करें, अभी इन्होंने जो आंकड़े बोले हैं जो उत्तराखंड में रोजगार से संबंधित, ये सही आंकड़े नहीं है, ये गलत आंकड़े हैं। धनबल पर जो ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे को बोलने दो, आप बता दीजिए सही क्या है? मेरे को बोलने दो, आप सही बता दीजिए एक बार सही वाले। अरे सही आप मैं बताइए, बता रहा हूं, आप पहले सही बताइए। वर्मा जी जब मैं पहले बोल रहा सही हूं, आप बोलेंगे नहीं, पहले मैं आप बोल सही रहा हूं। बताइए, आप पहले आप बीच में सही वाले बोलने की आदत होगी, पहले आप बंद सही करिए, वाले बंद बताइए, करिए, आप बीच में पहले बोलने आप की आदत। सही वाले अभी बताइए। आपने जो आपका ये धंधा रहा है कि चंदा दो आप सब बढ़िया हो जाएंगे। गौ माता को मानने वाले हमारे हिंदू धर्म के लोगों में गौ माता का सबसे, गौ मांस बेचने वालों पर सबसे ज्यादा चंदा आप लोग लेते हैं, और बोलने के लिए जब बोलते हैं तो बीच में टोकते हो। याद रखिए, जब कोई बोल रहा है तो बोलने की कोशिश ना करिए। अगर मैं आपको गिनाऊं, अभी आपने जब पहले बोला था 100 दिन में काला धन वापस आएगा, कहां गया वो? आपने नोटबंदी से काला धन वापस खत्म करने की बात करी थी, हुआ क्या? 15 लाख खाते में आना था, आतंकवादियों के पास जो पैसा था वो जीरो हो गया। पत्थरबाजी जो कश्मीर में होती थी वो जीरो हो गई। आपको जानकारी होनी चाहिए। 2022 तक हर परिवार को घर मिलना था, वो हुआ क्या? बिल्कुल हुआ, 2022 तक गंगा का बिल्कुल हुआ। निर्मलीकरण होना था, 4.5 करोड़ वो हुआ आवास क्या? देने का काम वर्ल्ड हमारी क्लास सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया बनना गया। था, वो हुआ क्या? तमाम जनधन खाते खोलने का काम हमारी सरकार द्वारा हुआ। इकोनॉमी लानी थी, वो हुई क्या? डीबीटी के माध्यम से खत्म हुआ कि डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभार्थी के खाते में डालने का काम हमारी हर साल सरकार मिलने द्वारा थे, वो मिला कि नहीं मिला? और इन सब बातों को आप भूल जाते हो। अरे भूलते आप चाइना के एजेंट हैं, आप चाइना के एजेंट हो, चाइना के एजेंट हो। दिल्ली दूर पेचिंग पास आपका नारा हुआ करता था, भूलिए मत। दिल्ली दूर पेचिंग पास हमारा आप जो ही भी हैं नारा वो, था, आप ही उसको हैं बर्बाद वो। करने के लिए भी आप दोनों शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। माफी मांगिए पहले इस बात के लिए, पहले इस बात के लिए माफी मांगिए। बता रहा हूँ वर्मा जी, जब कोई बोल रहा है, मैंने प्यार बार निवेदन किया है, पहले भी डिबेटों में निवेदन किया है कि शांत रखिए और शांत रहिए, दूसरे को बोलने दो। मैं फिर से दोनों राष्ट्रीय दलों को, ये आप जो बीच में बोलने की कोशिश करते हैं, सुन लीजिए, बड़े प्यार से सुन लीजिए, तो जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, हमारे पास उसके अलावा भी बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दा हैं, और जो हमारे जो यहाँ पर जो राज्य के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे तो आप कहीं भी खड़े नहीं उतरते हैं। आपने अभी रोजगार के जो डाटा गिनाया, तो ये बेरोजगार सड़कों पर क्यों थे? सड़कों पर जो लोग आपका भू कानून मूल निवास मांग रहे थे, उनको आप मायावादी क्यों बोल रहे थे? और उन्हीं बुद्धिजीवियों को आप राज्यसभा में भेजते हो, और फिर वो बोलते हैं हम बुद्धिजीवियों से बात करेंगे। वो कौन से बुद्धिजीवी हो रहेंगे? चलो, इस बात से ज्यादा न कहकर आप अपनी लड़ाई लड़ते रहो। हम तो ईडी से और जो ईसी से इन निवेदन करेंगे कि कृपया आप अपने अधिकारों में रह करके किसी व्यक्तिगत, किसी एक पार्टी को आप फायदा पहुंचाने की कोशिश न करें। अगर इलेक्शन कमीशन पर हमें पूर्ण विश्वास है, मेरी एक बात कर, हमें पूर्ण विश्वास है, लेकिन आप खरीदने वाले हैं, ये हमने जग जाहिर है, सब जनता जानती है, पूरा विश्व जानता है, चलिए, और पूरा देश जानता है। पूछिए, क्या पूछना है? आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। पूछिए। आप जो बार-बार एक बात कह रहे हैं, संजीव जी शॉर्ट बोलिएगा, शॉर्ट। बिल्कुल शॉर्ट में बोल रहा हूं। आप जो बार-बार बात कर रहे हैं कि ईडी सीबीआई, आपकी पार्टी में कितने लोगों के ऊपर ईडी का छापा पड़ा? आप चलिए, ठीक है, ठीक। एक मिनट सर, बिल्कुल सही जवाब है। मैं जवाब देता हूं, सवाल पूछ लिया। रोहित जी, मैं जवाब देता हूं। अरे भाई, जिनका कोट साफ होगा उसकी धुलाई की जरूरत है क्या? जिसका कोट साफ होगा उसको धुलाई की जरूरत है क्या? वही बात अभी आपने मेरे बात का जवाब दे दिया, आपने मेरी बात का जवाब दे दिया, आपने मेरी बात का जवाब दे दिया। जो आदमी पाक साफ होगा उसके ऊपर ईडी का छापा क्यों पड़ेगा?
अब आईडी का छापा उसी के ऊपर पड़ेगा जिसने अपराध किया होगा। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी दायरा रखो। जब इलेक्शन हाथ में आ गया तब आप काम नहीं करेंगे, ये गलत नीति है। और दूसरी बात, आप ये बताओ, आपने सिलकारा में जो इंजीनियरिंग कंपनी से चंदा क्यों लिया? उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा तो कानून से ऊपर है केजरीवाल, कानून से ऊपर केजरीवाल है क्या? बाहर से कुछ और भ्रष्टाचारियों के साथ आप भी खड़े हैं क्या? यूकेडी भी भ्रष्टाचारियों के साथ है क्या? बीजेपी यूकेडी भी भ्रष्टाचारियों के साथ है? पहले आप जवाब दीजिए इस बात का। यूकेडी भ्रष्टाचारियों के साथ है, कुछ और है, करने के कुछ और है। अपराधियों के साथ आप भी हैं। आज हम प्रधानमंत्री हमारे भी है, नरेंद्र मोदी का हम ये बोलते हैं सभी जो पद पर रहेगा वो सबका प्रधानमंत्री है। लेकिन जब हम नेट पे निकालते हैं कि देश का सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री कौन है, तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का नाम आता है। सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम आता है। शर्म कीजिए, डूब मरिए। अरे वो चाइना का एजेंट हो, इसलिए बकवास कर रहे हो यहाँ पर बैठ के। चाइना का एजेंट हो इसलिए बकवास कर रहे हो। चाइना का एजेंट हो, चाइना का एजेंट हो, बकवास कर रहे हो इसलिए। शर्म करो, डूब मरिए। हमने जो बोलना था इनको बोल दिया। चलिए आरुषि जी बोलिए। आज जो देश लगातार उन्नति कर रहा है, बीजेपी का बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए कांग्रेस पे रही है और आप बकवास कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। बकवास बेतमीजी से उतरना नहीं, बेतमीजी से उतरना नहीं, बकवास आप कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं, एक टीवी का जो एक वो बनाया होता है रिकॉर्डिंग, उसको उधेड़ देते हो। बकवास जैसे शब्दों को नहीं बोलना और उम्र का ख्याल रखना। मेरे प्रधानमंत्री के लिए गलत बोलोगे, सेना से सेवा निभाते मेरे हैं। प्रधानमंत्री के लिए गलत बोलोगे तो बकवास से आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरे प्रधानमंत्री की शान में अगर कोई भी गुस्ताखी करेंगे, यही तो बात है, यही तो बात है, तो उससे आगे भी बढ़ूंगा, भूलिएगा नहीं। यही तो विडंबना आपकी, यही तो आपने मुझे बकवास बोला, यही बेवकूफी है आप लोगों की। आप लोग इसी चीज पर चलते हैं। आरुषि जी बोलिए, बहुत सीरियस एलिगेशन। साफ तौर पे भाजपा का चरित्र अब जनता को नजर आ रहा है। इन्होंने जो बड़े बड़े टेंडर जिन लोगों को दिए हैं उनसे इन्होंने मोटा मोटा चंदा लिया है। किस तरीके से भ्रष्टाचार में ये पार्टी लिप्त है, किस तरीके से इनका दोहरा चरित्र नजर आता है। गाय माता के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं और दूसरी तरफ से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं गौमांस, उन पर ये जो है उनसे मोटा मोटा चंदा लेते हैं। तो ये इनका चरित्र जो है आज जनता को साफ नजर आ रहा है और जनता इन्हें आईना जरूर दिखाएगी। अगर ये ईवीएम हैक ना कर पाए तो जनता इन्हें आईना जरूर दिखा देगी। जिस तरीके से बात कर दी चुनाव से पहले, इसका मतलब पहले स्वीकार कर लिया कि आपकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं। आपने स्वीकार कर लिया कि आपकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं, क्योंकि ईवीएम की बात आप इलेक्शन के बाद किया करते थे कि जब आप चुनाव हार जाते थे उस समय आप ईवीएम हैक की बात करते थे। आपने इलेक्शन से पहले ईवीएम की बात कर दी, यानी आपने स्वीकार कर लिया कि आपकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं। दूसरी तरफ इतना मोटा चंदा आप ले लेते हैं, पूरा देश आप बेच देते हैं। जिन लोगों को आपने देश बेचा है साफ सामने आ चुका है, उन लोगों से कितना चंदा। आरुषि जी एक मिनट आपके पास है, फिर पनवेल जी के पास जाऊंगा, एक मिनट बोलिए। जी बिल्कुल, जो है साफ नजर आ रहा है गौ मांस एक्सपोर्ट करने वालों से ये चंदा ले रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रही है, उसके बाद भी ये अपना मुंह लेकर कैसे आ जाते हैं। 22,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को 6,500 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मिले। बाकी विपक्ष को जवाब देना चाहिए। बाकी जो 15,000 के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड विपक्ष के पास गए, उसके लिए आपको जवाब देना चाहिए। आपको जवाब देना चाहिए। खाते भी हैं, गुर्राते भी हैं। चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। सबसे जो है अनपढ़ गंवारों की ये सरकार बना रखी है। शर्म कीजिए आप। उसके बाद में जो सिर्फ जो है आपकी एडवर्टाइजमेंट की सरकार है। अगर आपके ऐड बंद हो जाए ना तो आपकी सरकार धरातल पर काम करते हैं, धरातल पर काम करते हैं। आपकी तरह शिलापट लगाकर भूलते नहीं है। चलिए फाइनल कमेंट लेता हूँ, फाइनल कमेंट लेता हूँ। बहुत भूलते नहीं है। पंकज पहलवी की बात करता हूँ। आरुषि जी वर्मा जी, पेंडिंग योजना परियोजना आरुषि वर्मा जी कर रही है। आरुषि जी परियोजना की बात करें, समय खत्म हो रहा है। वर्मा जी चांदी पुल की बात करें। आरुषि जी आप लोगों ने योजना परियोजना लटका के रखी, उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपको जानकारी होनी चाहिए। निकलना, पंकज जी के पास जाना आपको
भ्रष्टाचारी घोटालेबाज घोटाले वालों के पीछे खड़े होते हैं। अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के साथ आप खड़े हो। चलिए तमाम मेहमानों का हम धन्यवाद करेंगे। पंकज फनोल जी माफी चाहेंगे, आपके पास आना चाह रहे थे। विपक्ष शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और ये चुनावी गर्मी है। जैसे जैसे तापमान गर्म हो रहा है, चुनावी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। ये डिबेट का हाल है। तो देखिए जब मैदान पर नेता उतरेंगे तो कितनी तलखी होगी उनके भाषणों में। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे, संजीव वर्मा जी, आरुषि सुंदरियाल जी, देवचंद उत्तराखंडी जी और डॉक्टर पंकज फनोल जी। आप सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो फिलहाल बिग फाइट में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।